नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी पर आज मुहर लगेगी। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और इसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया है। देर रात जेपी नड्डा और अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिले थे। केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत का फैसला अब तय होना है। देखिए, औपचारिक रूप से जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगती है कि विधायकों का नेता कौन हो। डिप्टी सीएम को लेकर के यह फैसला नहीं किया जाता क्योंकि वो कोई एक औपचारिकता नहीं है, वो बाद में भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री मौर्य चुनाव में हारे हुए उत्तराखंड के धामी से शायद कुछ उम्मीद जगा सकते हैं, क्योंकि हारने के बाद भी वो मुख्यमंत्री चुन लिए गए, तो शायद मौर्य जी की भी उम्मीदें जागी हैं। धामी भी हार गए थे चुनाव, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। कैबिनेट में अनुपात के हिसाब से नुमाइंदगी होने वाली है। ये कुछ जानकारियां हैं जो हम आपको बता दें। तो जिस जाति और धर्म की जिस अनुपात में वो हैं, उसी हिसाब से नुमाइंदगी होने की बात बताई जा रही है। ओबीसी और एससी मंत्रियों पर खास जोर रहेगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी खास जोर रहेगा। कई एमएलसी मंत्री बनाए जाएंगे, जो जानकारी मिली है। और योगी आदित्यनाथ के साथ, देखिए, यूपी बड़ा सूबा है, बड़ा राज्य है, तो यहां पर जो कैबिनेट है वो भी बहुत बड़ी है। तो 45 के आसपास मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी हमको दी जा रही है। बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद भी गुंजाइश बचेगी। मंत्रियों के नामों पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी एक मत है। देखिए, तमाम बातें बोली गई कि शायद कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं है। इस पर बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि ये सारी बातें कर ली गई हैं और योगी आदित्यनाथ और मोदी और शाह और जेपी नड्डा और अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, ये सब एक लेवल पर आकर के इनका फैसला हो गया है और सारे नामों पर एक दूसरे की स्वीकृति है। ऐसा है या नहीं वो आगे पता चलेगा, लेकिन जो एक बहुत अहम चीज होने वाली है इस बार, योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल जरूर है। शाम 4 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में वो शपथ भी लेंगे। बीजेपी इसके लिए काफी भव्य आयोजन में जुटी हुई है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा, ये सब शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। कई बॉलीवुड सितारों को भी न्योता भेजा गया है, जैसे अक्षय कुमार, कंगना रनौत, बोनी कपूर, इन सबको। इसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, उसकी टीम को भी न्योता दिया गया है। अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, इन सब लोगों को, और भी तमाम लोग, 50,000 लोगों के लिए इंतजाम किया गया है। लेकिन देखिए, बात यह है कि आप ताजपोशी तो हो जाएगी, आप मुख्यमंत्री भी शपथ ले लेंगे, लेकिन ये 300 पार वाले मुख्यमंत्री नहीं है योगी आदित्यनाथ। इस बार संख्या बल कम है और वहां पर विपक्ष में जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी, उनकी संख्या बढ़ गई है। और अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि वो विधानसभा में रहेंगे। तो सीधी टक्कर अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में होगी, जिसमें ना तो सत्ता दल बहुत ज्यादा 300 पार टाइप मजबूत है और ना ही विपक्ष इतना लचर और कमजोर कि वो कुछ आवाज ही ना उठा सके। तो इस बार किसकी आवाज और किसका वजन ज्यादा भारी होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2022 की नहीं थी, 2024 के लिए कौन उत्तर प्रदेश में तैयार रहेगा, उसके बारे में भी ये बात होगी। इससे पहले कि हम और कुछ बात बताएं, आइए अब सीधे चलते हैं सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ताजपोशी होने वाली है, आपका जो भव्य दौरा पूरे उत्तर प्रदेश भर का एकदम छान मारा आपने, इधर से लेके उधर, विश्लेषण आपका भी था। मुझे अभी भी याद है 220-25 पर ही आपकी भी गाड़ी आकर के रुक रही थी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले गए बुलडोजर वाले बाबा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो कैबिनेट होगी इनकी, सौरभ ये जो कैबिनेट होगी, इसमें आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या अजीब चीज लग रही है या नई चीज लग रही है? आपका विश्लेषण।
देखिए बिल्कुल, ये बताते से पहले जरा तस्वीर दिखा दें। हम लोग लोक भवन जहां पर विधायक दल की बैठक चल रही है उसके बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ देखेंगे आप बिल्कुल भव्य आयोजन कर दिया गया है। यहाँ अमित शाह की लगभग 20 फुट लंबा एक पोस्टर लगाया गया है और हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे बैनर नजर आएंगे। ये हम विधानसभा के बिल्कुल नज़दीक लोक भवन जहाँ पर सारे विधायक बीजेपी के जो चुनकर आए हैं इस बार वो मौजूद हैं और बैठक शुरू होने वाली है। अभी मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और ये देखिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जी का एक कटआउट लगा हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह लिखा हुआ है। समझिए कि पूरे लखनऊ में बहुत ज़बरदस्त तैयारी है कल के शपथ ग्रहण समारोह की। अब बात करते हैं कि कैसी होगी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट। देखिए लगातार कयासों के बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री हो रहे होंगे, कोई कह रहे हैं 3 उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है और उसके मुताबिक हो सकता है कि 3 उप मुख्यमंत्री हों, जिसमें से एक दलित, जिसमें सबसे आगे बेबी रानी मौर्य जाटव का नाम है, जो कि उत्तराखंड की गवर्नर थी, इस बार आगरा ग्रामीण से चुनाव जीती हैं और बड़ा प्रचार किया था और वो उस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसकी कह लीजिए अब तक इस चुनाव पहले तक जिस पर मायावती जी का आधिपत्य था, लेकिन इस बार बीजेपी ने उस पर सेंध लगा दी है। तो बेबी रानी मौर्य जाटव एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर हमें हो सकता है कि देखें। इसके अलावा एक उप मुख्यमंत्री ओबीसी और एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, तो इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ भी कहना अभी बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। मैं 2017 याद है किस तरीके से मनोज सिन्हा बनारस में जाकर के काशी विश्वनाथ के दर्शन कर आए थे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। इस बार उनकी मेजॉरिटी वापस से थम्पिंग मेजॉरिटी है और लेकिन ये तय है कि दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, ऐसा में बताया गया है। तो इसकी भी चर्चा काफ़ी ज़बरदस्त है। तो देखिए संकेत बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इस कैबिनेट को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे। बीच में हमें याद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई थी तो BL संतोष लखनऊ आए थे और तमाम सांसद, विधायक और मंत्रियों ने ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि मुख्यमंत्री जी उनके सुनते नहीं हैं, वो अपने मंत्रालयों में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, विधायक कह रहे हैं हमारे अफसर नहीं सुनते हैं। तो तमाम बातें हैं। यही वजह है कि इस बार हमने देखा कि दिल्ली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अमित शाह पर्यवेक्षक हैं, खुद धर्मेंद्र प्रधान के साथ कल बैठक थी। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में थे, JP नड्डा के घर बैठक हुई, BL संतोष थे। तो सब कुछ तय हो चुका है। लोक भवन में विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा संकेत। उसके बाद योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के पास जाएंगे और दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। उसके बाद हो सकता है कि आज अनाउंस हो जाए कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कल शपथ ग्रहण समारोह है, 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं। तो जो भी फैसला होगा वो दिल्ली यानी केंद्र सरकार या केंद्रीय बीजेपी एक चीज मैं आपको बता दूं से होगा। जी एक चीज, ये तस्वीर जरा फुल फ्रेम इन तस्वीरों को दिखा दें। ये है अमित शाह जो कि अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। इन तस्वीरों पर जरा फुल फ्रेम जाएं ताकि आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में जो जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बड़ा रोचक है। इसमें योगी आदित्यनाथ हैं, इसमें केशव प्रसाद मौर्य हैं। इसको एक बार दोबारा से क्यू बैक करते हैं ताकि आप ठीक से देख सकें कि किन किन लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। तो ये योगी आदित्यनाथ, नमस्ते हुई अमित शाह को। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह, ये बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद तमाम और लोग। और ये फूल पुष्प गुच्छ भेंट करते केशव प्रसाद मौर्य, सिराथू से हारे हुए केशव प्रसाद मौर्य। तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। आलोक पांडे भी हमारे साथ हैं। आलोक, तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन किया जाए। सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं। सौरभ, इन तस्वीरों से कुछ अर्थ निकाला जाए या एकदम निरर्थ है भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी विश्लेषण करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, निरर्थ नहीं है। केशव मौर्य को लेकर के देखिए संकेत, हम और आप पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में। केशव मौर्य बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे वो कैबिनेट में रहें, चाहे बहुत चर्चाएं हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन केशव मौर्य चुनाव हार गए हैं, यानी वो पॉलिटिक्स में इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश की, ऐसा नहीं होने जा रहा है। आपको याद होगा चुनाव से पहले केशव मौर्य प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट में मिले थे, अलग से प्रधानमंत्री केशव मौर्य से मिले थे जेवर एयरपोर्ट में। आप भी उस दिन रिपोर्टिंग कर रहे थे जब प्रधानमंत्री ने केशव मौर्य जी का हाथ उठा करके ऊंचा उठाया था। केशव मौर्य नाराज थे, उनको तमाम सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया था पहले। तो देखिए केशव मौर्य बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बने थे जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे, और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी के भी काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। तो केशव मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम रहने वाले हैं। चुनाव हार गए हैं, भले ही वो एमएलसी हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी मिल सकता है। लेकिन एक बहुत अहम बात संकेत कि गृह विभाग यानी लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार कौन होगा। अब तक गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखा था, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि इस बार गृह विभाग किसी इंपॉर्टेंट आदमी को दिया जाए। उसको लेकर के क्या सहमति हुई हमें नहीं पता है, लेकिन गृह विभाग अगर मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे तो हम देखेंगे कि तमाम जो विधायक, मंत्री या सांसद ये कहते रहे प्रशासन उनकी सुनता नहीं, तो हो सकता है ऐसी शिकायतें आएँ। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वक्त बदला है। हमने देखा है किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, लेकिन केशव मौर्य को लेकर के जो आपने जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पुष्पगुच्छ भेंट किए उन्होंने अमित शाह की, तो यही साफ तौर पर दिखाता है कि अगर अमित शाह आ रहे हैं लखनऊ तो केशव मौर्य वहां पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कि आप मीटिंग को कवर करें, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब देखिए पिछली जो कैबिनेट थी और पिछली जो जीत थी वो 300 पार टाइप की जीत थी, मतलब उसके बाद विपक्ष तो कैसा बिल्कुल एकदम लचर सी स्थिति में था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, और इस बार अखिलेश का खुद मैदान में कूद पड़ना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मुकाबला रोचक होगा ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस में? बिल्कुल, देखिए तमाम बातें हो रही थी, चुनाव खत्म हुआ कि नहीं अखिलेश लंदन चले जाएंगे, तमाम चैनलों ने खबर चला दी कि वो आजम खान रामपुर से इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा जब रहेंगे, अखिलेश यादव लोकसभा रहेंगे। लेकिन देखिए अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया। हमने देखा है कि जब पिछली बार योगी जी जीते थे तो कोई बहुत बड़ा नेता सदन में उनके खिलाफ नहीं था विपक्ष में। हमने देखा था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी उनके सामने सदन में कोई बड़ा नेता नहीं था विपक्ष में जो कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन इस बार की विधानसभा में हम देखेंगे कि विधानसभा के अंदर भी योगी बनाम अखिलेश यादव होगा। तो यानी संकेत साफ है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो मुद्दों को लेकर के विधानसभा से जमीन तक लड़ेंगे, और लगातार हमने देखा है वो सीतापुर भी गए, कल भी वो यहाँ पर लखनऊ में ही प्रदर्शन करने के लिए, एक सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो इस बार विधानसभा के अंदर भी लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पूरे देश में कहें संकेत तो विधानसभा यानी असेंबली सही हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि लोकसभा चुनाव 2 साल में होने हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव खुद नेता विपक्ष रह करके योगी पर सीधा हमला बोलेंगे सदन के अंदर, तो तस्वीरें भी काफ़ी अहम रहने वाली हैं। और इस बार उनके नंबर्स भी हैं, 125 विधायक हैं, पिछली बार 50 भी नहीं थे, तो इस बार लगभग 75 से ज़्यादा विधायक लेकर के वो हाउस में होंगे। तो ये विपक्ष की अहम भूमिका होगी कि इस बार ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष कमजोर था, 4 साल में हमने देखा नहीं धरने प्रदर्शन, लेकिन सौरभ शुक्ला खड़े हैं, सौरभ बने रहिए, ये तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। ये तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय की, सौरभ जहां खड़े हैं उससे बहुत ही नजदीक, और ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अमित शाह पहुंच गए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स। यहां से लोक भवन जहां पर सौरभ शुक्ला खड़े हैं, वो अगर आप पैदल चलना चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ये तो बड़े लोग हैं भाई, गाड़ी वाड़ी में जाएंगे तो थोड़ी टाइम में वो वहां पहुंच जाएंगे और वहां विधायक दल की बैठक होगी और उसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। सौरभ, मुख्यमंत्री तो विधायक चुनते हैं, ये कानून है, ये नियम है, ये एक रीत भी चली आ रही है, लेकिन डिप्टी सीएम को विधायक दल के नेता नहीं चुनते, ऐसी कोई रीत नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि इस चैप्टर पे कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा ये कल ही पता चलेगा, या इस पे क्लैरिटी कल ही आएगी? देखिए नहीं हो सकता आज ही पता चल जाए, लेकिन देखिए उप मुख्यमंत्री एक बहुत सांकेतिक पद है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट पद है। उप मुख्यमंत्री एक सांकेतिक पद है, उसमें ये कोशिश रहती है दिखाने के लिए कि सरकार में नंबर 2 कौन है और किसको महत्व दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि आज ही पता चल जाए, क्योंकि अमित शाह यहाँ पर आ गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुँचे हुए हैं, योगी भी पहुँचे हुए हैं और फैसला हो चुका है। तो विधायकों को बताना है कि कौन क्या होने वाला है विधायक दल की बैठक में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि अमित शाह क्या कहते हैं विधायकों से, क्या इस बार विधायकों की और सांसदों की और मंत्रियों की बहुत ज़्यादा से होने वाली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अमित शाह खुद पर्यवेक्षक हैं। कभी संकेत हो सकता है मैं गलत हूं, आप सीनियर हैं और आपने भी काफ़ी कवर किया बीजेपी को। अभी अमित शाह ऐसे पर्यवेक्षक नहीं बने, वो गृह मंत्री हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, और पार्टी में भले ही वो मंत्रालय उनके पास गृह हो, कैबिनेट में हो, लेकिन पार्टी में उनका से बहुत रहता है। तो ऐसे में अमित शाह का खुद पर्यवेक्षक होना तो खुद तमाम बातों को ये दिखाता है कि इस बार ऐसा नहीं है कि सब कुछ वन मैन शो होने वाला है। केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है उसकी
इससे उसका निर्णय काफ़ी अहम है और फैसला ले लिया गया है कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा। ब्राह्मण, दलित और एक ओबीसी, ये तीन वो चेहरे होंगे जिनका सांकेतिक महत्व हो, जिनकी मैसेजिंग हो, तो उनको बनाया जाएगा। देखिए, हम और आप एक विश्लेषण कर रहे हैं तो दिनेश शर्मा भले ही उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन संकेत क्या आप बताइए, क्या वो मैसेजिंग थी दिनेश शर्मा की कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बजट किया जा सके? शायद इस पर सवाल उठ सकते हैं। तो लेकिन जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट थे। और अभी भी देखिए यहाँ पर नेताओं का और उनके स्क्वाड का आना जाना जारी है और तमाम नेता मीटिंग में पहुंच रहे हैं। और ये आज लखनऊ की तस्वीरें हैं और देखिए फिर दिखाते हैं आपको, पूरा का पूरा लखनऊ जो है पटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के झंडों से, बैनरों से। प्रधानमंत्री मोदी और योगी, उसमें लिखा हुआ है, बड़ा दिलचस्प वो होर्डिंग है सामने, उसमें लिखा हुआ है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने, राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। तो ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी के होर्डिंग पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में लगे हुए हैं और शपथ ग्रहण समारोह के लिए सबको निमंत्रण। और ये तस्वीरें हैं ये लखनऊ के जो तमाम चौराहों पर। तो जो हमारे आप बात कर रहे थे संकेत, तो ये काफ़ी अहम रहने वाला है कि मंत्री कौन होता है और जिसका संकेत जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और अगर वो जो 20% से ऊपर का दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और खासकर जाटव जो सबसे ज़्यादा है दलितों में, लगभग 11% के ऊपर, वो 11.5% वोट बैंक को जो अब लग रहा है कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है इस विधानसभा चुनाव में, तो उसमें वो संकेत जाए। ऐसे में बेबी रानी मौर्य जाटव एक इम्पॉर्टेंट नाम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि असीमुरुन का भी नाम हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ब्रजेश पाठक का नाम भी सामने आ रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो कि कुर्मी हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन कौन होगा जब तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी में हमें याद है 2017 में मनोज सिन्हा की वो तस्वीर जब वो काशी कोतवाल के दर्शन कर आए थे और फिर योगी आदित्यनाथ का नाम अनाउंस हुआ और केशव मौर्य और दिनेश शर्मा। मेरे को याद है कि केशव मौर्य अस्पताल में एडमिट हो गए थे अनाउंसमेंट से 3 दिन पहले। तमाम नाम चल रहे थे, यहाँ तक कि श्रीकांत शर्मा जी का भी नाम था। तो अब देखते हैं कि इस बार पोर्टफोलियो कौन होते हैं। क्या श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री रहते हैं? 1 लाख, लेकिन देखिए एक तजुर्बा शर्मा जीत करके आए हैं। बहुत 2-3 चीजें हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकना पड़ेगा, फिर वापस आएंगे। 2-3 चीजें हैं, अगर आप और 3 राज्यों में अगर देखें ट्रैक रिकॉर्ड, अभी जो बीजेपी ने डिसीजन लिया है वो इससे पहले कि हम यूपी की और कवरेज दिखाएं, अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। विधानसभा देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं, फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ। नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये। कल मैंने देखा, आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया, आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं, उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आया था, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था,
कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की। सारे बोले वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन 3 कानूनों की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। 1 साल के बाद फिर आया भाई 3 कानून वापस ले रही है, बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी। क्या इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी, दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह, क्या 3 कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया। क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो, अब दारू ठीक हो गई दिल्ली में? आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है। अब दारू की दुकानें। मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेपी के साथियों से, आप तो अपने ही हो, आप तो सब अपने, मेरे छोटे भाई बड़े भाई बिदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार। थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार, थोड़ा देश के बारे में सोचो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा। केजरीवाल काम आता है आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो। दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ।
और शायद मुकाबला 2022 का ही नहीं 2024 का भी है। और 2024 के लोकसभा चुनावों को शायद ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस शपथ समारोह को काफी भव्य बनाने में अपना जोर लगाया है, जुटी हुई है एकदम पार्टी। क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश ने ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत तक पहुंचाया है 2024 में। आप देखिए जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की यूपी की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। शपथ समारोह की तैयारियों पर हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने यह रिपोर्ट भेजी। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। यहाँ पे कल योगी आदित्यनाथ का दूसरा शपथ ग्रहण होगा। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे और ये दूसरा स्ट्रेट टर्म होगा, जो कि एक रिकॉर्ड है पिछले कई सालों का। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इकाना स्टेडियम या अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इसको कहते हैं, और ये पूरा इस वक्त कुर्सियों से भरा है। ये कुर्सियाँ जो हैं ये उन लोगों के लिए लगाई गई हैं जो बीजेपी के वर्कर्स हैं और जो और आम नागरिक हैं जो आएंगे, और ये पूरा स्टेडियम भी भरा होगा ऐसा बीजेपी ने हमें बताया है। जो स्टेज है उस तरफ अगर राजेश आपको दिखाएं, वहाँ पे जो बड़े मुख्य जो बीजेपी के लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन सब की तस्वीरें और बैनर्स हैं। स्टेज पे प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उनके कैबिनेट जो लोग स्वेरिंग इन में भाग लेंगे वो रहेंगे। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जो राज्यों में हैं वो लोग आ रहे हैं, और काफ़ी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में आएंगे। ये ग्रैंड सेरेमनी है और इसका स्केल काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। पिछली बार भी योगी आदित्यनाथ ने बाहर शपथ ली थी, एक खुले मैदान में शपथ ली थी, लेकिन इस बार जो स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी 2024 को भी पॉस्चर कर रही है। 2024 में नेशनल इलेक्शन होगा और ये एक संदेश दिया जा रहा है कि भाई इस तरह से हम ग्रैंड सेरेमनी करके योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जो अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश में वो हाईलाइट करना चाहते हैं। ये भी सुनने में आया है कि टॉप उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है, ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया गया है। उनमें से कितने लोग आएंगे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़े स्तर पे तैयारियां कल के स्वेरिंग इन के लिए चल रही है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। आइए बात करें बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बीरभूम का दौरा किया। वहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। बीरभूम में एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी। कुछ लोगों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी जिसमें 8 लोग, जिसमें 2 बच्चे भी थे, वो जिंदा जला दिए गए। पीड़ित परिवारों के बीच पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि वो सोच भी नहीं सकती कि आज के बंगाल में इतना बर्बर कांड हो सकता है। माताओं और बच्चों की हत्या कर दी गई। ममता ने वहीं पर पुलिस अफसरों को बुलाकर कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे बड़ी साजिश का भी आरोप लगाया है और कहा कि पुलिस हर पहलू की जांच करे। और ममता बनर्जी के बीरभूम दौरे के बीच दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्री से मांग की है कि राज्यपाल को हटाया जाए। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले को अच्छे से हैंडल कर रही हैं। अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 15 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेजा गया है।